ये वेबिनार एम्ड है कि आप किस तरह से कम टाइम में, जो आपके पास अब टाइम बचा हुआ है, इसमें तैयारी करके आप किस तरह से पास हो सकते हैं, अच्छे ग्रेड्स भी हासिल कर सकते हैं अगर आप पूरा पूरा टाइम देते हैं। तो हमारे पास जो गेस्ट हैं आज के वेबिनार में, वो मोस्टली जो हैं वो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और मोस्टली सीनियर्स हैं सेकेंड ईयर के। तो वो आप लोगों को गाइड करेंगे, और डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं तो वो आप लोगों को गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से अपनी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो कवर करना है, एनाटॉमी किस तरह से पढ़नी है, फिजियो किस तरह से पढ़नी है, बायोकेम किस तरह से पढ़नी है। तो हम वेलकम करते हैं अपनी पहली गेस्ट मैमूना अफजल का। और मैमूना, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सारे बिल्कुल ठीक होंगे। जो मुझे आप लोगों से बात करनी है वो ये है कि ना, आप लोगों ने ना पहले नंबर पे तो इस चीज से बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, टाइम आपके पास नहीं है। और आप लोग जो आपके पास ये टाइम है, इट इज इनफ टाइम। आप इस टाइम में अगर अच्छे तरीके से इसे कोप करें तो आप डिस्टिंक्शन ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको पहले नंबर पे तो ना आपने जो चीज करनी है ना वो ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने उसमें सबसे पहले दो चीजें आपने करनी है। एक, आप अपना स्केड्यूल बनाएं कि आपने किस हिसाब से पढ़ना है, और दूसरा आप उसके बाद आप ना चीजों को डिवाइड कर लें। मैं आपको ना सबसे पहले एनाटॉमी की एक बात आप याद रखें। अगर आपने पहले से कोई बुक सेलेक्ट की हुई है, अगर एनाटॉमी में आप पहले से केएलएम पढ़ रहे हैं, तो आप केएलएम को ही जारी रखें, उसके बाद आप अपनी बुक चेंज मत करें। और अगर आपने बीडी को फॉलो किया हुआ है तो आप बीडी ही पढ़ें। केएलएम को फिर आप उसमें से वो चीजें करें जो करने वाली हैं। मतलब फिर ये ना हो कि आप अब अगर आपने पहले सारा साल बीडी पढ़ी और अब आप आके केएलएम पढ़ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है। अब अगर मैं आपको जैसे कि लोअर लिम के बारे में बताती हूँ, तो लोअर लिम की तरफ हम मानने से पहले बात करते हैं कि लोअर लिम आप मैक्सिमम कितने दिनों में कवर कर सकते हैं। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने एक लफ्ज भी लोअर लिम का नहीं पढ़ा और आपने आज से स्टार्ट करनी है ना, तो आप इजीली लोअर लिम को ना अगले पूरे मतलब 20 दिनों में, रोज का अगर आप एक चैप्टर भी करें, आप 20 दिनों में आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले मतलब टाइम का तो ये मतलब रोज आप एक चैप्टर मैक्सिमम इसका कर लें, मोर देन इनफ है। आप इजीली 20 दिनों में अपनी लोअर लिम कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा कि ये देखते हैं। पहले हमने ना इसमें जो चैप्टर्स हैं, टोटल हमारे पास इसके 13 चैप्टर्स हैं। 13 में से जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो कोई भी नहीं करता, सेकंड चैप्टर पे आते हैं तो बोन्स वाला चैप्टर है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको बुक नहीं पढ़नी, इसके अंदर आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है। और जो बीडी के अंदर, जैसे कि मैं आपको मेनली बीडी से बता रही हूँ, अगर आपने केएलएम की हुई है तो आप केएलएम को फॉलो कीजिएगा। मेनली आपने क्या करना है, वीडियोस देखनी है और जो क्लिनिकल्स हैं वो करने हैं। अगर आप बीडी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको केएलएम, क्योंकि हमारी अप्रोप्रिएट बुक है, जो यूएचएस से हमारी रिकमेंडेड बुक है, तो इस वजह से केएलएम से आपको जो करना है ना वो ये चीज है। आपने दो चीजें मतलब केएलएम से मेनली करनी होती हैं। अगर आप बीडी को फॉलो कर रहे हो तो आपने केएलएम से क्या करना होता है, नर्व मसल के टेबल्स करने होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिखे होते हैं और इजीली याद हो जाते हैं। आपने मसल्स के टेबल बहुत अच्छे से केएलएम में मतलब लिखे हुए हैं, वो आपने करने हैं। और दूसरी जो बात है वो क्लिनिकल्स, सारी केएलएम के क्लिनिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। केएलएम के वो क्लिनिकल्स करें जिनके नाम है, लाइक आपको अगर आप इस लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको जोगर्स फूट मिलता है। फिर उसके अलावा आपको दूसरे जो भी मतलब नाम वाले क्लिनिकल्स आपको मिलते हैं ना, वो आपने करने हैं। तो अब अगर बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि आपने पहले सबसे पहले क्या करना है कि बोन्स की वीडियोस देखनी है। वीडियोस देख के, यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस हैं, लाइक अगर आपने नहीं भी लिए हुए डीएच सेक्शंस, नहीं लिए डाइसेक्शन हॉल्स नहीं अटेंड किए हुए आपने, तो आप आराम से भी अगर वीडियोस देखें, वीडियो देख के आप इजीली बोन्स कर सकते हैं। बोन्स करें और बीडी के अंदर छोटे छोटे 3 से 4 इसके वो लिखे हुए हैं, वो आपने करने हैं क्लिनिकल्स। इस तरीके से बोन वाला आपका इजीली कवर हो जाएगा। अगर आप रिटर्न के लिए करते हैं तो आप बोन्स पे टाइम ही ना जाया करें, बोन्स वाले चैप्टर आप छोड़ दीजिएगा रिटर्न के लिए अगर आपने करना है। अगर आप वाइवा के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने सबसे पहले करना ही बोन्स वाला चैप्टर है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बंदे मतलब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि रिटर्न के लिए भी बोन्स को रट्टा मारते रहते हैं और बाद में फिर वो बाकी चीजों का टाइम नहीं बचता।
उसके बाद अगले चैप्टर्स की तरफ आते हैं, तो अगले चैप्टर्स में वही जैसे कि हमारे पास ये फ्रंट ऑफ थाई है या बैक ऑफ थाई है या मिडिल ऑफ थाई है। इसके अंदर क्या चीज है कि इसके अंदर आपने वही मसल टेबल्स करने हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग चीज लगती है ना, वो बंदे को लगती है नर्व्स, क्योंकि ना नर्व्स हर पार्ट में ना छोटी तोड़ तोड़ के लिखी हुई है, कि अगर हम फ्रंट ऑफ थाई पे जाएं तो कौन सी नर्व्स होती हैं, बैक ऑफ थाई पे जाएं तो वही नर्व्स की कौन सी ब्रांचेस दे रहे होते हैं। तो इसका आपको इजी सोल्यूशन मैं आपको इसका ये देती हूँ कि आप ना नर्व्स को इन चैप्टर्स में से नहीं पढ़ें, बीडी के अपेंडिक्स में जाएं, वहां पे आपको कंप्लीट नर्व्स और उनकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। वो आप इजीली याद करें और इजीली, मतलब आप यकीन माने, बिलीव में, आप, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने खुद वहां से किया है और वहां से इजीली आप कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से हो जाती हैं। अगर आप केएलएम कर रहे हैं तो केएलएम में टेबल्स हैं, टेबल्स आर मोर देन इनफ। अगर आप केएलएम से कर रहे हैं तो केएलएम में टेबल्स हैं, टेबल्स आर मोर देन इनफ। और फिर उसके बाद अगर हम इसी चैप्टर्स को आगे लेके चलें केएलएम को, तो इससे सॉरी बीडी को, तो इसके अंदर जो मेनली प्रॉब्लम हो रहा होता है वो हमारे पास ये जॉइंट्स के चैप्टर में आता है। जॉइंट्स के चैप्टर में क्या आता है कि अब ये इतने सारे जॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम लोगों से ये जॉइंट्स सारे नहीं होते, तो मेनली इसमें से आपने ना 3 जॉइंट्स करने होते हैं। एक हमारे पास ये जो है नी जॉइंट, और उसके बाद अगला जॉइंट जो है हमारे पास इसका क्या कहते हैं, एंकल जॉइंट, और हिप जॉइंट जो हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट वाला है। ये आपने 3 जॉइंट्स करने होते हैं। तो इसका ये जॉइंट्स करें और उसके बाद आपने क्या करना होता है, बाकी पूरे चैप्टर के क्लिनिकल्स करें, लेकिन जो आपके बाकी जो जॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपने केएलएम का एक टेबल बना हुआ है उसमें से करें, आपको आराम से इजीली वो चीज मिल जाएगी। वहाँ बाकी बीडी का सारा चैप्टर मत पढ़े। और जॉइंट्स करने का ना आपको एक इजी सा तरीका मैं आपको बताऊं, जो इसमें ना जॉइंट्स में हम लोगों ने 9 चीजें मैक्सिमम करनी होती है। उन 9 चीजों में हम लोगों ने क्या क्या करना होता है, एक हमारे पास होती है जॉइंट्स की टाइप, या आप हेडिंग्स अगर आप लिख सकते हैं तो आप ये हेडिंग्स लिखें। टाइप्स करनी होती है आपने, वैरायटी करनी होती है, और इसके अलावा आपने फिर उसके बाद आर्टिकुलेशन करनी होती है। उसके बाद आपने उसकी मतलब मूवमेंट करनी होती है, नर्व सप्लाई करनी होती है, ब्लड सप्लाई करनी होती है। और फिर उसके बाद आपने, अगर आप ये हेडिंग्स याद कर लेंगे ना, तो नीचे आपने नर्व ब्लड सप्लाई इजीली याद हो जाती है। ये 9 चीजें आपने याद करनी होती हैं। और फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई के बाद फंक्शन याद करने होते हैं, कौन सा मसल कौन सा फंक्शन करवा रहा है नी पे। लाइक अगर नी की बात करते हैं तो नी पे कौन सा मसल कौन सा फंक्शन करवा रहा है, ये चीज याद करनी होती है। इस चीजों से, और फिर बाकी आपने लिगामेंट्स याद करने होते हैं। ये 9 हेडिंग्स हैं, ये टोटल 9 हेडिंग्स अगर आप कर लेते हैं, आपका पूरे का पूरा जॉइंट कवर हो जाता है, इजीली कवर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आर्चेस ऑफ फुट। मैं आप ये जो आर्चेस ऑफ फुट है ना, आप इसको सारे चैप्टर को रट्टा मारने की बजाय ना, इस चैप्टर में से आपको इसमें से 2 वो मिलती हैं, 2 टेबल्स मिलते हैं इस चैप्टर में। वो आपने मेनली वो टेबल्स करने होते हैं इस चैप्टर में, जो 2 टेबल्स हैं वो आपने करें। और आप उससे आराम से ना ये कर सकते हैं, एक ये वाला टेबल है और एक ये वाला टेबल है, इससे इजीली आपने ना ये पूरे का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखिए इससे आपको क्या होगा, अगर आप ये 2 टेबल्स करेंगे तो आपके चैप्टर्स की शॉर्टेज हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए हमारे पास टोटल थे 13 चैप्टर। बोन्स वाला चैप्टर मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ वीडियो से करना है। 13 चैप्टर में से आपने सिर्फ 2 टेबल्स करने हैं, बाकी आपने करनी है उसके साथ क्लिनिकल्स, तो 7 लाजमी ही करने होते हैं ना, बीडी के क्लिनिकल्स तो मस्ट है। और बाकी केएलएम के क्लिनिकल्स अगर आप बीडी को फॉलो कर रहे हैं तो केएलएम के क्लिनिकल्स में से वो करें जो आपके पास लाइक नाम है, जिनके जिनके नाम लिखे हुए हैं। लाइक मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया जोगर्स फुट की, तो वो जो हमारे पास मीडियल नर्व की वजह से होता है। तो ये इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बाकी आराम से रोज का एक चैप्टर भी करें, अगर आप मैक्सिमम आधे घंटा भी देंगे ना अपनी लोअर लिंक को, आराम से इजीली आप लोग कवर कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी कोई टेंशन लेने वाली नहीं है, अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, आप आराम से मतलब सुकून से पढ़ें, टेंशन लेके नहीं पढ़े, सुकून से पढ़ें, चीजों को समझ के पढ़ें और कम्प्रीहेंसिव स्टडी करें। जो चीज पढ़ रहे हैं ना उसे का निचोड़ निकाल लें कि इसमें है क्या चीज मेनली, तो वो आप इजीली उसे कोप अप कर जाएंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला, आप अपनी मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको उसका आगे ऑनवर्ड रिवार्ड देगा। आई होप सो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई है वो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैमूना। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का ही फ़ायदा कर रही है ये। तो अपने क्वेश्चंस हैं वो ज़रा होल्ड करें, हम
एंड में कमेंट सेक्शन लेंगे, तो उसमें जो आपका क्वेश्चन हो वो आप कर लीजिएगा, जिससे भी आपने करना हो। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा अरोमा अजीज़ को कि वो आपको आके गाइड करें। इट्स ओवर टू यू अरोमा। आप लोगों के ही फायदे की बातें हैं, तो गौर से सुनिएगा इसको। और जो आपके जूनियर्स हैं उनको मेंशन करें, जो सीनियर्स देख रहे हैं उनको मेंशन करें, क्योंकि किसी ना किसी के भी ये काम आ सकती है चीज़। हमें भी बहुत अच्छे सीनियर्स मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था। तो सीनियर्स अच्छे होना भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए, कि आपको अच्छा गाइड कर सके वो सीनियर होना चाहिए। अरोमा का थोड़ा सा कैमरा का और नेट का इशू आ रहा है, तो तंजीला आज़म को मैं अब बुलाता हूँ कि वो आप लोगों को गाइड करें रिगार्डिंग फिजियो, कि आपने फिजियो जो है वो किस तरह से करनी है। सो ओवर टू यू तंजीला। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको फ़िज़ियो के बारे में गाइडलाइंस दूँगी कि आपने फ़िज़ियो को कैसे कवर करना है। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं भी किया ना, तो कोई मसला नहीं, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी भी कवर कर सकते हैं। तो फ़िज़ियो की बात करते हैं। फ़िज़ियो जो है वो मेनली कॉन्सेप्चुअल है और इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी मुश्किल हमें लगती है। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें तो ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए फ़िज़ियो कवर करना। अब अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं हमारे, तो एमसीक्यूज़ भी आपके कवर हो जाएँगे, वाइवा में भी आपको हेल्पिंग होगी और एससीक्यूज़ भी कवर होंगे। अगर बुक की बात करें तो बुक आपको मेन गाइडन रखनी है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर होते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा आगे जाके। गाइडन जो है वो अब बच्चे कहते हैं कि बहुत लेंथी बुक है, इसमें हम कैसे पढ़ें, इतना टाइम नहीं है, इतना वो नहीं है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि गाइडन को आप कैसे कवर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, तो आपको तो सारी गाइडन पढ़नी पड़ेगी और साथ में आप गाइडलाइंस लेंगे जो कि मेडिको सोसाइटी में आपके पास मौजूद हैं, आप अवेलेबल हैं, आप उनसे ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप उसका एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो आप अंडरलाइन करते जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन ऐसे ही लिखी हुई है। फिर उसके साथ आप डायग्राम्स करें, ग्राफ्स करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने टेबल्स जो हैं वो मस्ट करने हैं। अब इम्पॉर्टेंट लाइंस आप अंडरलाइन करते जाएंगे या हाईलाइट करते जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ आपके पास एक समरी आ जाएगी, एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपके लिए एससीक्यूज कवर करने या एमसीक्यूज कवर करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। फिर दूसरा ये है कि आप उसी पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसमें पॉइंट्स नंबरिंग कर दें, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या जो मैकेनिज्म है उसका फ्लो चार्ट बना लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट टाइम अगर आपका थोड़ा बहुत टाइम लग भी रहा है तो कोई मसला नहीं है, होता है।
नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने वो इम्पोर्टेंट लाइंस, अंडरलाइन लाइंस और सारे पॉइंट्स और सारे फ्लो चार्ट्स, उनके कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आते जाएंगे। आपके रिवीजन में बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई पॉइंट या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट एनिमेशन देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके साथ ये सारी थी आप इनके पढ़ना कैसे है। फिर आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दिया होता है यूएचएस ने, और सिलेबस भी साथ में प्रोवाइड किया होता है। आप उसमें जाएं, उसमें देखें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो जिसका हाई वेटेज है, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसमें अगर हम डिवीजन करें तो दो पोर्शंस हैं, एक हार्ट का और एक सर्कुलेशन का। हार्ट जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो सारा आपने गाइडेंस से करना है। इसका बस एक चैप्टर है वेक्टर्स वाला, चैप्टर 12, वो आप नहीं करेंगे। इसके बाद क्लिनिकल्स और वो सारी चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो सर्कुलेशन में चैप्टर नंबर 14 to 17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप फिर दोस्त से कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो आप मिनी गाइडेंस से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और फिर दोस्त से उसको रीड कर लें। फिर उसके बाद 18, 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और एंड तक चैप्टर 24 तक सारे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए CVS जो है वो आपका 5 से 6 दिन में हो जाएगा कवर। कोई इतना मसला नहीं है, इजी है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। आप ऐसे पढ़ें कि आप एक टाइम पढ़ रहे हैं, एक दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेक्स्ट टाइम आपको बस जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नर्व एंड मसल। नर्व एंड मसल भी आपने गाइटन से करना है। गाइटन और उसके साथ फिर दोस्त से भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस आपको अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नर्व एंड मसल 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके साथ इसके क्लिनिकल्स भी साथ साथ करते जाएं, और वही जो तरीका आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि अंडरलाइन करें, ग्राफ्स देखें, डायग्राम्स देखें, वहीं पे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बनाएं, अपनी ही बुक पे बनाएं। आप चाहे तो अलहदा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो ये करती थी कि उसी बुक पे लिख लेती थी साथ साथ शॉर्ट पॉइंट्स, और ताकि फिर बाद में ईजी हो। इसके बाद आता है फिर ब्लड वो भी आपने गाइडन से करना है। बहुत अच्छा लिखा हुआ है गाइडन में। और उसके साथ आप वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स साथ पास पेपर्स भी देखते जाएं, वहाँ से आपको पता लगता जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं गाइडलाइंस ने। और फिर दोस्त को भी साथ में रीड करें। कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे वाइट ब्लड सेल्स, उसके टाइप्स, फंक्शंस, क्लिनिकल्स, ये ब्लड के फिर दोस्त में लिखे हुए हैं, टू द पॉइंट। फिर है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी ये भी आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर दोस्त से भी कवर हो जाएगा आपका, और नहीं तो आप गाइडेंस से कवर कर सकते हैं। अगर आप फिर दोस्त से कर रहे हैं तो आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट लेना है, आप यूट्यूब वीडियोस देखें, आप मिनी गाइडन यूज़ कर लें, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप फिर दोस्त से कर जाएंगे। फिर उसके बाद है सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस एक दिन का काम है सिर्फ। फिर दोस्त से करना है आपने, और इसमें गाइडन से दो टॉपिक्स हैं, दो ऑर्गेनेलीज हैं, एक लाइसोसोम और एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपने गाइडन से रीड करने हैं, इसके फंक्शंस वगैरह सारे। बाकी फिर दोस्त से हो जाएगा। फिर है टेम्परेचर का एक चैप्टर है, वो भी आपने गाइडेंस से रीड करना है, और उसके साथ वेरीड ह्यूमन रिस्पॉन्सेज इन वेरीड इन्वायरमेंट, ये आप मेरी गाइडेंस से भी कर सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स जब आप करते जाएंगे तो साथ साथ पास्ट पेपर्स को देखते जाएं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ सकता है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, टाइम आपके पास बहुत है, आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप स्टार्ट कर दें, फोकस करें स्टडी पे कि हमने पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। आप खुद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने, अगर आपको आते हैं आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करें, उनको पढ़ाना स्टार्ट करें, उनके क्लियर करें, तो इस तरह आपका भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। और देन मेहनत आपकी है, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो रिवॉर्ड देता है। इसके बाद एक पॉइंट है कि आपने जो बुक स्टार्ट की है ना, उसी को एंड तक लेके जाना है। ये नहीं कहना कि स्टार्ट में मेरे पास, अगर आप गाइडन पढ़ रहे हैं तो एंड में आप ये कहें कि नहीं सिर्फ 2 दिन है, मैं गाइडन नहीं पढ़ सकती, आप फिर दोस्त पे जंप कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने।
आपने जो फर्स्ट स्टार्ट से बुक ली हुई है वही लेके चलनी है। बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप पढ़ना स्टार्ट करें, मेहनत करें, गाइडलाइंस लें और बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया बहुत तंजीला। आई होप कि इनकी जो टिप्स हैं और टेक्निक्स हैं आपको समझ आई हों। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि पढ़ाना स्टार्ट करें। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब कहते हैं कि जी अगर हमें ये आता है तो इसको नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। जिसको जो चीज़ आती है, अगर एक बच्चा आपके पास आ गया है, आप अगर सीनियर हैं या उसके क्लास फेलो हैं, तो वो चीज़ उसको लाजमी तौर पर समझाएं। उसका फ़ायदा आपको भी होगा और उसका भी होगा, और उसका फ़ायदे के साथ दुनिया में तो फ़ायदा होगा आपका, आपका प्रॉफ में अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपका अल्लाह ताला सवाब भी आपको अजर देगा कि आपने उसकी मदद की है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि एक दूसरे की आपने हेल्प करनी है पढ़ाई में। तो अब मैं बुलाऊंगा सादिया जावेद को कि वो आपको एम्ब्रियो, हिस्टो और अपर लिम्ब के रिलेटेड जो हैं वो गाइड करें। ओवर टू यू सादिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया जावेद है और मैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। सो आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले थोड़ा सी बात कर लेते हैं कोविड के बारे में। 6 माह थे, बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन सब लोग घर में थे, कोई इतने अच्छे से पढ़ नहीं सका। स्टूडेंट्स का मसला होता है जब तक सर पे ना पढ़ी हो तो कोई नहीं पढ़ पाता। तो सबसे पहले तो अगर किसी ने कम पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो वो हमारी जो एबिलिटीज़ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। हम उतना एफिशिएंटली परफॉर्म कभी भी नहीं कर सकते हैं जितना हम रिलैक्स माइंड के साथ करते हैं। अगर हम स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस आपकी एफिशिएंसी को हमेशा कम करता है। टेंशन आपको फ़ायदा नहीं देती है, इसलिए इस टाइम पे आपका पहला प्रॉफ है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सब ही पहला प्रॉफ देते हैं और सब पास भी कर लेते हैं जो लोग मेहनत करते हैं। तो मेहनत करें और मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको एमकैट में दिया और अब आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर भी मेहनत करें और अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छा पढ़ें। और अब अपने टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एम्ब्रियो के बारे में गाइड करूँगी। एनाटमी में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है ना वो एम्ब्रियो से आता है और बच्चे क्या करते हैं सबसे ज़्यादा इसी को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और एम्ब्रियो अच्छे से करनी है। और रही बात बुक की, तो केएलएम जो है वो अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। आपने उससे पढ़ा है पहले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कोई और बुक जैसे लैंगमैन या फिर लाइक कोई भी आपने चूज़ की हुई है, आप उस पे ही स्टिक रहें। जैसे कि मेरे पहले 2 फेलोज़ ने भी बताया, जो बुक आपने चूज़ किया है आप उसी पे स्टिक रहें। एंड पे आके अपनी आप एक बुक से दूसरी बुक पे जंप ना करें, क्योंकि कुछ जब हम पढ़ते हैं तो कुछ जब लाइन्स वगैरह, कोई भी पिक्चर वगैरह जो भी हम उस बुक से देखते हैं वो अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। तो उस बुक से जंप मत करें, आपको दूसरी बुक में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो में ऐसा है कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनको तो आप घोल के पी लें। और उसके बाद एक प्लेसेंटा वाला चैप्टर है। जब मैंने किया था मैंने इसे केएलएम और लैंगमैन दोनों से किया था। आपकी मर्जी, आप इसे लैंगमैन से भी कर सकते हैं और सिर्फ केएलएम से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लैंगमैन से करें तो केएलएम का एक टॉपिक है वो आपने लाजमी कर लेना है। इसमें आपको गाइडलाइंस में मिल जाएगा, मोहम्मद ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसने मोहम्मद बिन मंशा ने, वो हमारे सीनियर थे, उन्होंने हमें गाइड किया था। तो आप वहाँ से उनकी गाइडलाइन से देख सकते हैं। और इसके बाद एक फीटल पीरियड है और 4 to 8 वीक जो है, ये दोनों जो आप किसी शॉर्ट बुक से कर लें, जैसे शर्जील से कर लें तो बेहतर हो जाएगा। और अगर किसी ने अभी तक एम्ब्रियो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो बिलीव मी आप 5 से 6 दिन में ना एम्ब्रियो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से। फोकस सिर्फ एक बुक पे करें। मतलब अगर आप एम्ब्रियो स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक दिन में एम्ब्रियो, अपर लिम्ब और दो एक एक आधा चैप्टर मत करें। एम्ब्रियो करें, सिर्फ एम्ब्रियो करें, 5 से 6 दिन में आपकी एम्ब्रियो बहुत अच्छे से हो जाएगी। और क्लिनिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो क्लिनिकल से आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जंप करते हैं अपर लिंग पे। अपर लिंग में पहला चैप्टर है जॉइंट्स का।
बोन्स का, सॉरी, बोन्स जो है वो आपको रिटर्न में हेल्प नहीं करती है इतना, बहुत कभी कभार एमसी को आता है बोन्स के चैप्टर में, जो बीडी है या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो क्लिनिकल्स हैं बस उनको देख लें, बाकी बोन्स को स्किप कर दें, उसके बाद मूव ऑन करते जाएं। ब्रेस्ट वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह उसकी। फिर उसके बाद एक्जिला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर स्कैपुलर रीजन है, आर्म है, फोर आर्म है, ये सारे करने आपने। उसके बाद जॉइंट्स में भी आप सेलेक्टिव कर सकते हैं, और जॉइंट्स के रिलेशंस जो है वो नहीं आते हैं, उनमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के रिलेशंस करें। एट द एंड आप ये देखकर तैयारी करें कि आपने 6 बुक्स का पेपर एक दिन में एक दो दिन में तैयारी करके देना है, तो आप उस लिहाज से तैयारी करें कि हर लाइन हर चीज मत पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी पे रखें। मैं ये नहीं कह रही कुछ स्किप करें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी दें, और जो ऐसी चीजें हैं जिनके में बहुत माइनर पोर्शन या कभी कभार एमसीक्यू वगैरह जैसे किसी रिलेशन से आया हुआ हो तो उनको स्किप कर दें, इंपॉर्टेंट रिलेशन सिर्फ करें। और पास पेपर्स लाजमी करें, 2 से 3 दफा तो लाजमी करें पास पेपर्स, क्योंकि ज्यादातर पेपर जो है ना वो पास पेपर से आता है। और फिर हम जंप करते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ। हिस्टोलॉजी में ऐसा है कि डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट मैकेनिज्म है, और यूएचएस का भी अपना ही डिफरेंट मैकेनिज्म है। कभी आपको 5 नंबर की डायग्राम आ जाती है, कभी आपको 3 नंबर की डायग्राम आती है और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कभी आपको सिर्फ क्वेश्चन आता है, डायग्राम आती ही नहीं है। तो इसलिए डायग्राम्स के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगी कि रोज सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ें और एक डायग्राम खुद ड्रॉ करके देख लें। फर्स्ट ईयर में तो इतनी इजी डायग्राम्स हैं, आप एक डायग्राम रोज की ड्रॉ करेंगे और बाकी के दिन अपनी कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स हो कैसे गई हैं। आप 2 दफा 3 दफा, इतना टाइम है, अभी 2 महीने है आपके पास, 2 से 2.5 महीने, आप इजीली अपनी डायग्राम्स को 2 से 3 दफा कर सकते हैं, और एंड पे आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, मैंने ऐसे ही तैयारी की थी हिस्टो की डायग्राम्स की। और दूसरी बात ये कि जो हिस्टोलॉजी का रिटन है उसमें ये है कि आप चैप्टर्स, हमारे यहाँ तो मैम लिखवाती हैं, कुछ कॉलेजेस में ऐसे हैं कि उनकी मैम लिखवाती हैं या उनको बनी बनाई शॉर्ट कॉपी दे दी जाती है, तो वो वहां से पढ़ लेते हैं। लाइक में थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है, आप ऐसे करें, सिर्फ न्यूक्लियाई और कौन से एओसिनोफिलिक और बेदोफिलिक कौन से ऑर्गेनेलिज हैं, या सेल वाले चैप्टर में डेस्मोसोम्स वगैरह हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजें कर लें। बाकी जो लाइक में ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं उन्हें स्किप कर दें, और उसको ना शॉर्ट लिस्ट कर लें। शॉर्ट लिस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो या आप हैंड रिटन नोट्स बना लें, या फिर आप उसी बुक के ऊपर इंपॉर्टेंट चीजों को, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते जाएं, और एंड पे आप सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन पढ़ लें। ये दोनों तरीके होते हैं। लेकिन अब जैसे कि 2 महीने हैं तो शॉर्ट नोट्स आप हैंड रिटन तो नहीं हो सकते, लेकिन आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास। और 2-2.5 महीने बहुत होते हैं एक प्रूफ को अच्छे से तैयार करके डिस्टिंक्शन भी ली जा सकती है। और इसके अलावा एंड पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी 6 बुक्स हैं एनाटॉमी की, और आपने पेपर को कैसे तैयार करना है। प्रेप्स में आपने ऐसे करना है कि आखिरी वाले जो 15 दिन है ना वो एनाटॉमी के लिए स्पेसिफाई कर लें। अगर आपको पता है कि आपकी रीडिंग स्पीड ज्यादा है, स्पीड ऑफ ग्लांस ऑन द पेज ज्यादा है, तो फिर आप ऐसा करें कि आप 10-12 दिन कर लें। लेकिन अगर आपको पता है आप स्लो रीडर हैं और आपकी जो स्पीड है वो कम है, तो आप फिर 15 दिन कम से कम रखें। 10 दिन में अपने सिलेबस को ऐसे डिवाइड करें कि आप सारा सिलेबस प्रेप्स में रिवाइज कर लें, ठीक है। और अगले जो 5 दिन हो उनमें पहले 2 दिन में भी अपनी बुक्स को रिवाइज करें। जैसे पहले दिन मसलन आपके पेपर को 5 दिन रह गए हैं, तो आप पहले दिन अपर लिम कर लें और साथ एक शॉर्ट बुक कर लें, जैसे कि हिस्टोलॉजी कर लें। अगले दिन आप एम्ब्रियो में पेपर ज्यादा आता है, लेकिन एम्ब्रियो अगर आपने अच्छे से की हुई है तो वो भी आपकी ना एक तरह से शॉर्ट ही हो जाती है, इतनी लंबी बुक भी नहीं है वो। और एम्ब्रियो और लोअर लिम कर लें, और उससे अगले दिन आप जीए और थोरेक्स कर लें, ठीक है। इस तरह आप 3 दिन में ये कर लेंगे, बाकी बचे 2 दिन। तो आपने उन 2 दिनों में अपने पूरे सिलेबस को दोबारा से एक दिन में 3 बुक्स और 3 बुक्स एक दिन में, जैसे आपको इजी लगे। 2 लंबी बुक्स रख लें, एक शॉर्ट बुक रख लें। जैसे आप अपर लिम और साथ थोरेक्स और हिस्टोलॉजी रख लें, अगले दिन में जीए, एम्ब्रियोलॉजी और लोअर लिम रख लें, इस तरह। और जिस दिन आपका पेपर हो जल्दी सो जाए रात को 10 बजे, और सुबह जल्दी उठें 4-5 बजे, तहज्जुद पढ़ें,
अल्लाह से दुआ करें, और कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे या पास्ट पेपर को आप एक नज़र देख लें कि उसमें ज़्यादातर पेपर वहीं से उठाते हैं, तो आपको पता मतलब रिवीजन हो जाएगी आपकी। और फिर बाकी सब अल्लाह पे छोड़ के अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, खाली सिर्फ अल्लाह पे नहीं छोड़ना, मेहनत करनी है और फिर अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। और ऐसे नहीं करना कि आपने अगर आखिरी के 5 दिन रखे हैं, जैसे 10 दिन में आपने एनाटॉमी की तैयारी कर ली और आखिरी के 5 दिनों में आपने क्या किया है कि आप एक दिन एम्ब्रियो कर रहे हैं, दूसरे दिन हिस्टो कर रहे हैं, तीसरे दिन लोअर लिंब कर रहे हैं, और आखिरी में आखिरी वाले दिन उठ के आप पेपर देने चले गए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आप 5 दिन पुराना कैसे एनाटॉमी याद रह सकती है? किसी कोई बहुत अच्छे आईक्यू वाला होगा उसको याद रह जाती होगी, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो मीडियोकर ज़हन के होते हैं, तो उनको 5 दिन पुराना काम याद नहीं रहता, रह भी जाता है। लेकिन आप कोशिश करें एंड वाले 2 दिनों में लाजमी अपनी सारी बुक्स रिवाइज करें, और हो जाती हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने हर लाइन नहीं पढ़नी, आपने बस इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट तो किया होगा ना, अपनी बुक की मार्किंग की होगी, बस वहाँ इंपॉर्टेंट उठाते जाएं आखिरी वाले 2 दिनों में, उनको करें और बस आपका हो जाएगा और पेपर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों का। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी और दुआओं में याद रखें। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने अपने तजर्बे से इनको कुछ ना कुछ बताया। आई होप कि आपके कुछ काम आएगा। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं बुलाऊंगा अरोमा अजीज, जो आपको गाइड करेंगी रिगार्डिंग बायोकेम एंड थॉरेक्स। सो ओवर टू यू अरोमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अरुमा अजीज़ एंड आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मैंने गाइड करनी है बेसिक बायोकेमिस्ट्री के बारे में और थोरिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो उन स्टूडेंट्स को देनी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ रहे हैं, तो प्रेप अब स्टार्ट करनी है। ये जो टाइम है अक्टूबर, तो इस टाइम से अब आपको प्रेप स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रॉफ के लिए। और ये जो टाइम है ये बेस्ट है, इसमें डिस्टिंक्शंस वाली तैयारी हो सकती है। इस टाइम में ये नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ये टाइम है और अभी बिल्कुल ज़ीरो से भी अगर स्टार्ट ले रहे हैं फर्स्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो फिर वो ये बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं, कैसे होगा, किस तरह करेंगे। और घबराना बनता भी है क्योंकि पहली दफ़ा प्रॉफ दे रहे होते हैं, ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता कि किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिक बातें बता देती हूँ कि जिस तरह स्टार्ट लेने से पहले करना क्या है। सबसे पहले अपना जितना भी सिलेबस है, फर्स्ट ईयर यूएचएस का सारा सिलेबस, इसको सामने रख कर शेड्यूल बना लें। अपना ये जो 2-3 महीने का टाइम है, एंड में से 15 दिन सॉरी टू एनाटॉमी के इंटरप्ट निकाल यू, लें। आपकी एनाटॉमी वॉइस के थोड़ी 15 कम दिन है। ओके। अपनी वॉइस अच्छा, ओके ओके। एनाटॉमी के लास्ट 15 डेज निकाल के अपने पेपर से पहले 15 डेज एनाटॉमी के निकाल लें। उससे पहले जो 2.5 महीने बचते हैं, इसमें सारा अपना यूएचएस का सिलेबस डिवाइड कर लें। एक शेड्यूल बना लें, उसमें अपनी स्पीड के मुताबिक कितने दिनों में आप कौन सा चैप्टर कवर कर सकते हैं, तो उसे कवर कर लें। ऐसा हो सकता है कि या तो आप तीनों सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चलें कि एनाटॉमी, फिजियो, थोड़ी सी एनाटॉमी रोज करें, थोड़ी सी फिजियो रोज करें, थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री रोज करें। वो डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप तीनों को साथ लेके चल सकते हो तो। लेकिन जिस तरह मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, वो ऐसे होता है कि पहले कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में वो फिजियो कंप्लीट करते हैं, फिर बायोकेमिस्ट्री, और फिर उसके बाद एंड में एनाटॉमी। चूंकि पेपर पहला एनाटॉमी का होता है, तो एंड में वो करके उसके बाद इस तरीके से करते हैं। अब वो आपकी मर्जी है किस तरीके से आपने लेके चलना है, लेकिन सबसे पहला काम यही करना है तैयारी करने से पहले कि अपने सारे सिलेबस को डेज में डिवाइड कर देना है कि मैंने इतने दिनों में ये टॉपिक करना है, उससे नेक्स्ट डेज में ये टॉपिक करना है, और फिर उस शेड्यूल को फॉलो भी करना है। उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि किस वक्त मैंने सुबह उठना है और किस वक्त मैंने कितने टाइम में सुबह से रात तक पढ़ना है अपना, इसको डिवाइड करना है। रोज रोज थोड़ी सी अपनी रिफ्रेशमेंट भी करनी है और रोज रोज पढ़ाई भी करनी है। और दूसरी बात, जो भी अपना टाइम टेबल सेट करना है, उसमें ये ध्यान रखना है कि 5 वक्त की नमाजें पूरी हों, क्योंकि स्टडी और साथ-साथ प्रेयर्स, ये दोनों साथ-साथ रहनी चाहिए। नमाज भी पढ़ें और किताबें भी पढ़ें, दोनों को साथ लेकर चलें तो बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। तो मेहनत के साथ-साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला से दुआ भी बहुत ज़्यादा करनी है, नमाज़ें भी पढ़नी है और अल्लाह ताला से बहुत दुआएँ माँगनी है ताकि अल्लाह ताला बहुत अच्छी कामयाबियों से नवाज़ें।
अच्छा, दूसरी बात ये कि बुक्स के हवाले से ये है कि जो बायोकेमिस्ट्री है वहाँ पे तो तीनों बुक्स को ही उठाना पड़ेगा। जहाँ तक बात है एनाटॉमी की और फिजियो की, तो फिजियो में तो गाइडन, और एनाटॉमी के लिए ये है कि जो बुक आपने चूज की है, केएलएम की है, बीडी की है, जो भी बुक चूज की है, जो शुरू में चूज की है उसी को लेके चलना है, उसके लिए घबराना नहीं है। तो अब यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की मैं गाइडलाइन दे रही हूँ जिसको मैंने फॉलो किया था, तो अब आप देख लें और उसके मुताबिक चेंज कर लें। पहले तो बायोकेमिस्ट्री करने के लिए आसान ये है कि बायोकेमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक मेजर टॉपिक्स अलग कर लें बायोकेमिस्ट्री के, जिसमें आएँगे कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स और एंजाइम्स, और पोरफायरिन्स भी साथ। और उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स बच जाते हैं वो माइनर में आ जाएँगे, जिनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मार्क्स कम आते हैं। उनमें से कम मार्क्स का पेपर आता है। तो पहले इन टॉपिक्स मेजर को अच्छे तरीके से कर लेना कि कोई भी क्वेश्चन इनमें से आए तो अटेम्प्ट कर सके, और यहीं से 70% पेपर हो जाता है बायोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा। तो पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो गाइडलाइन यहाँ पे शो है, ये वो गाइडलाइन है जो मैंने अपने उसके लिए चूज़ की थी और मैंने इसी को फ़ॉलो किया था। इसके मुताबिक ऐसा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है, इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। या तो बिल्कुल जो मुश्ताक का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है? पूरा चैप्टर मुश्ताक का वो कंप्लीटली पढ़ लें। या दूसरा काम इस तरीके से करें कि सतिया या हार्पर का कॉम्बिनेशन बना लें। अगर आपने मुश्ताक पहले नहीं पढ़ी हुई तो उसको मत पढ़ें। सतिया हार्पर्स पढ़ी हुई, तो कुछ चीज़ें सतिया में दी हुई हैं और कुछ हार्पर्स में दी हुई हैं। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलें, या फिर बिल्कुल अगर मुश्ताक पहले पढ़ी हुई है तो मुश्ताक में कार्बोहाइड्रेट्स 1 टू ऑल सिलेबस के सारे दिए हुए हैं, तो उनको लेके चलना है। और जो इसमें सारे सिलेबस की चीज़ें आ जाएँगी, और लेकिन जब हार्पर्स चूज़ करेंगे तो साथ आपको सतिया चूज़ करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हार्पर्स में नहीं दी हुई हैं और वो सतिया में दी हुई हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो लिपिड्स का है। लिपिड्स के टॉपिक में भी ऐसे ही है कि सतिया या हार्पर्स का कॉम्बिनेशन चूज़ कर लें। सतिया चैप्टर आई थिंक सतिया का चैप्टर 3 है और हार्पर्स चैप्टर 21, ये कॉम्बिनेशन, या इसके साथ बिल्कुल लिपिड्स का चैप्टर 5 कर लें मुश्ताक से, तो ये कॉम्बिनेशन कर लेना है। थर्ड टॉपिक जो है वो प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स का है। प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स के टॉपिक में इस तरह से होता है कि आपको लिपिन से ही सारा ये करना है। लिपिन में चैप्टर है ये, फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं प्रोटीन्स के। इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करना है, तो इससे प्रोटीन्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। बस एक चीज़ है जो इसमें थोड़ी-सी करनी है एक्स्ट्रा, वो है सतिया से चैप्टर 4 में अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स का एक पेज है, पेज नंबर 43 से 52। तो ये वाला अगर टॉपिक यहाँ करके और वो लिपिड्स के जो लिपिड्स चैप्टर्स जो हैं प्रोटीन्स के करने से बहुत अच्छी तैयारी प्रोटीन्स की हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक है पोरफायरियाज़ वाला। पोरफायरियाज़ इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे वाइवा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वाइवा में ये टॉपिक आता है पोरफायरियाज़ वाला, और पेपर में भी इसके टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पोरफायरियाज़, जॉन्डिस और ये सब चीज़ें। तो इसके लिए ऐसा है कि लिपिन का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 21, इसे करने से बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन जाता है। और साथ अगर आपने हार्पर से पढ़ा हुआ है तो चैप्टर 31 है हार्पर्स का, वहाँ पे उसके ब्लॉक्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, टेबल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो या तो चैप्टर नंबर 31 हार्पर्स कर लें, या लिपिन के चैप्टर नंबर 3 और 21 है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा इसका टॉपिक दिया हुआ है। और अब एक मेजर टॉपिक एक और रह गया है, वो टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन सिर्फ और सिर्फ लिपिन से ही बहुत अच्छे दिए हुए हैं। लिपिन चैप्टर नंबर 28 है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से विटामिन्स दिए हुए हैं, और जो भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ऑलमोस्ट यहाँ से पूरे के पूरे हो जाते हैं, बल्कि सारे ही यहीं से हो जाते हैं। विटामिन्स के क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी, वाइवा भी, सब यहाँ से क्लियर हो जाता है। जो ये विटामिन्स का चैप्टर लिपिन में दिया हुआ है, तो ये यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगला टॉपिक है जो सिलेबस का, वो है एंजाइम्स, जो मेजर टॉपिक है एंजाइम। बाकी इसके अलावा जो बचते हैं वो माइनर टॉपिक्स होंगे। एंजाइम इस तरीके से है कि एक तो लिपिन का चैप्टर नंबर है, लिपिन का चैप्टर नंबर है 5। ये चैप्टर 5 है, इसको करने से 80% यूएचएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 80-90% यूएचएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला है एंजाइम्स का, जो बाकी पोर्शन बच जाता है वो कंप्लीट करना है मुश्ताक से। मुश्ताक में है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 है, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन का टेबल है और कुछ एंजाइम एक्टिवेटर्स का, इनहिबिटर्स का और डिजीज का टेबल है, जो कहीं और पे नहीं दिया हुआ।
तो इसलिए उसको मुश्ताक से देख लें, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में वो चीजें आ जाती हैं, तो वो लिपन में नहीं दी हुई एक्टिवेटर्स इनहिबिटर्स, तो बेहतर है अगर एक दफा रीड कर लें इस टेबल को, तो एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर आपके पास मुश्ताक नहीं है, तो वो चीज सारी सतिया में भी दी हुई है, वो सारे टेबल सतिया से भी हो सकते हैं कवर। अच्छा, उसके बाद ये सारे हो गए मेजर टॉपिक्स। इसके बाद बाकी बचते हैं माइनर टॉपिक्स। माइनर टॉपिक्स में एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और वाटर एंड पीएच वाला, जो कि सबसे ज्यादा इसका फजूल सा टॉपिक है। उसमें ये होता है कि सतिया ही करने से हो जाता है कवर। चैप्टर नंबर 21 वाटर एंड एसिड बेस बैलेंस वाला कर लें और साथ 40 कर लें, तो ये टॉपिक अच्छा कवर हो जाता है। इसमें से टिपिकली क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो मेरा मशवरा है कि ये करने के बाद इसको पास्ट पेपर से देख लें, ताकि आइडिया हो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। या फिर अगर हार्पर्स चूज करनी है, तो हार्पर्स के चैप्टर नंबर 40 में ये दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो इसलिए सतिया के 21 और 40 से भी चीजें अच्छे तरीके से कवर हो जाती हैं। अच्छा, अगला टॉपिक माइनर है जो इम्पोर्टेंट है, वो है न्यूक्लिक एसिड्स वाला। न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक इस तरह से है कि उस टॉपिक को सिर्फ अगर सत्या का चैप्टर 5 पढ़ लिया जाए, तो उसे करने से भी बहुत अच्छे तरीके से वो टॉपिक कवर हो जाता है सत्या का चैप्टर 5 करने से। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक बचता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इस तरह से है कि इसके लिए कोई एक बुक चूज कर लें, या लिपन से कर लें या सतिया से कर लें। ठीक है, इसमें दो आ जाएंगे। एक ओबेसिटी का टॉपिक, वो तो कंप्लीट लिपन में ही है और लिपन से ही करना है। न्यूट्रिशन के लिए चूज करना है सतिया से करें या फिर लिपन कोर्ट से करें, तो वो मर्जी है, जहां से मर्जी कर लें। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद आई थिंक सारा हो चुका है, एक टॉपिक रह गया है। हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन्स वाला टॉपिक। प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए चैप्टर नंबर 9 है सतिया का, और वहां पे सारा कवर हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर किसी ने हार्पर से किया हुआ, ये चैप्टर 50 है, आई थिंक 52 चैप्टर है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा जो डिटेल में लिखा हुआ है वो सतिया में लिखा हुआ है। तो मर्जी है, जहां से मर्जी करें, सतिया से करें, हार्पर से करें। हार्पर में ज्यादा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी ने करना है सतिया से कर ले तो हो जाता है, पेपर कवर हो जाता है इससे, सतिया करने से भी। और बाकी क्या रह गया, हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक टॉपिक है, ये तो लिपन कोर चैप्टर नंबर 4 है। वहां से कवर हो जाता है पूरा चैप्टर। और ये लिपन के चैप्टर 4 से हो जाएगा। तो ये आई थिंक सारी चीजें हो चुकी हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा लगता है और बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, और है भी काफी ज्यादा स्कैटर्ड। तो इसलिए मेरा 25 दिन तो कम से कम इसके लिए रखने हैं, जिन्होंने स्टार्ट बिल्कुल अभी बायोकेमिस्ट्री का लिया है। और इसका ये है कि इसको अगर आप एक शॉर्ट लिस्ट करते जाओ, साथ साथ ही समझ के हाईलाइट, अच्छे तरीके से हाईलाइट करके जो चीज पढ़ रहे हो वो अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लो, और उसके ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग कर लो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर सारा कुछ स्कैटर्ड ही रखोगे, तो फिर एंड में थोड़ा प्रॉब्लम इसे करते हुए होता है, क्योंकि काफी ज्यादा बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस स्कैटर्ड है। तो इसलिए बेहतर यही है कि बायोकेमिस्ट्री को शॉर्ट लिस्ट कर लो अपनी जो ये बुक्स हैं, क्योंकि एक बुक पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते, इनका सिलेबस कुछ बुक्स में कहाँ दिया हुआ है, कुछ कहाँ दिया हुआ है। तो बेहतर यही है कि वो आप अच्छे तरीके से शॉर्ट लिस्ट कर लो अपनी, उनके ऊपर हाईलाइट कर लो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको माइंड में मेमोराइज कर लो अच्छे तरीके से, और मेजर को पहले करो और फिर उसके बाद माइनर टॉपिक्स की तरफ आओ। तो बायोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। और 25 डेज बहुत हैं बायोकेमिस्ट्री करने के लिए, 25 डेज बहुत है, और इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाता है। बाकी इसके बाद जो टॉपिक मेरे पास है वो है थोरेक्स। थोरेक्स का आपने वही बात कि जो बुक पहले चूज की हुई है उसी बुक को आगे लेकर चलें। केएलएम की हुई है तो केएलएम लेके, और अगर बीडी से किया हुआ है तो बीडी को लेके चलें। बुक इस टाइम पे बुक चेंज ना करें। थोरेक्स सबसे आसान है, एनाटॉमी में सबसे आसान थोरेक्स है एज कम्पेयर टू अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, और सबसे कम टाइम भी थोरेक्स को ही लगता है। और थोरेक्स करने का आसान तरीका ये है कि अपनी एक जो बुक चूज की हुई है बीडी या केएलएम, उस बुक से पहले वीडियोस देख लें। जो बोन्स हैं वो तो इसमें वीडियोस देखनी होंगी उसके लिए, बाकी जो सॉफ्ट टिश्यूज बचते हैं, लंग्स है और ये सारे हार्ट वगैरह, तो सबसे पहले लंग्स का एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, इन सबको पहले वीडियो से देखना है। वीडियो देख के बहुत अच्छा माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, और उसके बाद अपनी जो बीडी है या जो केएलएम है जहाँ से पढ़ना है वहां से अच्छे तरीके से उसको रीड कर लें। और उसके बाद अगर आपने बीडी चूज की हुई है तो केएलएम से क्लिनिकल जरूर करें, क्योंकि बीडी में थोरेक्स से क्लिनिकल थोड़े कम लिखे हुए, थोड़े कम डिटेल में लिखे हुए हैं, और केएलएम में जरा ज्यादा है। तो जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं वो केएलएम से लाजमी करने हैं। उसके बाद अगला जो
है इसमें थोरेक्स के हार्ट का टॉपिक है। हार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेजर हार्ट से आते हैं, लंग से, सॉफ्ट टिश्यू से। तो हार्ट का भी ऐसे है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के इनके सारे देखने हैं। इससे वाइवा भी हो जाएगा तैयार, ओस्पी भी तैयार हो जाएगी और रिटर्न भी तैयार हो जाएगा और एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। तो हार्ट के पहले वीडियोस के बाद जो बुक चूज की हुई है वो बीडी से भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, बीडी और केएलएम में क्लिनिकल्स करने से हो जाती है। लेकिन जिसने केएलएम से ही शुरू से किया तो वो फिर केएलएम पे ही रहे, बीडी पर ना आए, क्योंकि दोनों बुक्स में बातें सेम होती हैं, बस स्टाइल ऑथर का डिफरेंट होता है, किसने किस तरीके से लिखा होता है। तो इसे बुक से घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके अलावा जो तैयारी का यही होता है कि ड्यूरेशन का पहले टाइम टेबल बनाना, उसके साथ अपना शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना, अपने उसको सिलेबस को पूरा उसमें डिवाइड कर देना, और फिर जो टाइम बनाया है उस टाइम टेबल को फोकस करके पढ़ना भी सही है। पूरे दिन में जो अभी टाइम है इसमें अगर आप फोकस होकर अपना गोल सेट करके, एम सेट करके अगर पढ़ते हैं तो बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा टाइम है, 60 डेज में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, इवन डिस्टिंक्शन वाली तैयारी हो जाती है इन डेज में। तो जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, हाईलाइट करें, एंड में 15 डेज एनाटमी के लिए लाजमी रखें, 5 वक्त की नमाज अपनी पूरी पढ़ें और हाथ कुरान पाक भी पढ़ें और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं भी करें। और जैसा तंजीला ने कहा कि अपने दूसरे दोस्तों को हेल्प किया करें, किसी को कोई टॉपिक वीक है, हर किसी को तीनों सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आते, किसी के एनाटमी वीक है, किसी की बायोकेमिस्ट्री या किसी की फिजियो, तो जिसका जो सब्जेक्ट वीक है अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई आपको नए अच्छी जगह से नोट्स मिले, कोई आपको चीज समझ आ रही है, गाइडलाइन कहीं से अच्छी मिली है जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, या वीडियोस कोई मिलती है, तो जरूर अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से शेयर करें कि उन्हें बताएं इस तरीके से पढ़ना है। इल्म बांटने से कभी कम नहीं होता, बांटने से हमेशा बढ़ता है इल्म। तो दूसरों को मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे जब आपको जरूरत होगी इस चीज की। और ऑनेस्ट रहें अपने इस प्रोफेशन के साथ, जिस प्रोफेशन को चूज किया उसकी पढ़ाई के साथ, और अच्छे तरीके से दिल लगाकर पढ़ें और इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू वेरी मच रोमा। बहुत अच्छी बात ही कि एक तो आप लोगों ने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ना आप लोगों ने, क्योंकि जब इंसान के साथ कोई नहीं होता तो अल्लाह ताला होता है। तो अब हम क्विकली क्योंकि टाइम हमारे पास कम रह गया है, तो हम क्विकली कमेंट सेक्शन की तरफ जाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं। मैं जितनी भी हमारी चारों फेलोज थी मैं उनको वापस लेके आ रहा हूँ। तो आपका अगर कोई भी सवाल है किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो वो अब आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी सवाल है तो ज़ैनब फातिमा ने ये सवाल किया था कि हिस्टो के लिए मैनुअल काफ़ी नहीं है। सादिया, हिस्टो के लिए मैनुअल काफ़ी है। और आवाज़ दोबारा आ रही है उस्मान। काइंडली जो नहीं वो अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा, हिस्टो के लिए ऐसा है कि मैनुअल भी काफ़ी है, और अगर आप लाइक से करना चाहते हैं तो उसको उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। मैनुअल में ये है कि आपको समरीज दी हुई हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपका टाइम बचा जाएंगी। और लेकिन जो लाइक है उसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, आपको हाईलाइट करनी पड़ेंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना। अगला सवाल है रजा कुरैशी का, थॉरेक्स की वीडियोस कौन से चैनल से देखें? अरोमा, थोरिक्स की वीडियोस अगर आपने देखनी है तो डॉक्टर वीरेन कारिया हैं, या उसके अलावा डॉक्टर मिनास हैं। इनकी एक्सटर्नल फीचर्स की वीडियोस डॉक्टर मिनास की खासकर हार्ट और लंग्स की बहुत अच्छी हैं, तो आप एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स की वीडियो देख सकते हैं इनकी। मैंने इनकी देखी थी अपनी, और मुझे कॉन्सेप्ट बीटी के लिहाज से या जो केएलएम के लिहाज से बहुत अच्छे क्लियर हो गए थे। तो ये वीडियोस देखें आप। सही। राबिया सलीम का सवाल है, कैन वी डू सर्कुलेशन इंटायरली फ्रॉम फिरदौस? तंजीला, सर्कुलेशन के लिए आप सिर्फ फिरदौस पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको उसके साथ गाइडेंस भी करनी है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एक
इस्कीमिया हो गया, कार्डिक आउटपुट हो गया, एंड पे क्लिनिकल्स हैं, शॉक वगैरह, ये सारा आपको गाइडेंस से अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और वहीं से आपकी कवर होगी। तो गाइडलाइंस में जैसे आपको बताया हुआ है कि 14 to 17 जो है वो आप फिरदौस से कर सकती हैं। इनमें भी 18 और 19 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको गाइडेंस से ही करना होगा। तो टाइम है आपके पास, आप इजीली कर सकते हैं और सर्कुलेशन इतना मुश्किल भी नहीं है, जितना लेंथी लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। आप एक बार कवर कर लेंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके रिटेन रहेंगे इंशाल्लाह। तो टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। बायोकेम में सेपरेशन टेक्निक्स कहाँ से करनी है अरोमा? बायोकेमिस्ट्री में सेपरेशन टेक्निक्स मुश्ताक में टेबल है, चैप्टर है मुश्ताक का, वहाँ से सेपरेशन टेक्निक्स कर ले। वहाँ पर अच्छी दी हुई है, सारी डिटेल में दी हुई है, तो वहाँ से कर ले। और ये इतनी इंपॉर्टेंट इस तरह है कि अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो खास तौर पे एलिसा और इसके अलावा दो शुरू वाली जो है टेक्निक्स इंपॉर्टेंट, पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली और क्रोमेटोग्राफी इस तरह वाली आती है, डिटेल में और ज्यादा नहीं आती, कम ही आती हैं। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कोई खास इनमें से कोई एमसीक्यू आता है। लेकिन अगर ये आ जाती हैं तो एलिसा और क्रोमेटोग्राफी वाली आती हैं, तो बेहतर है मुश्ताक से एक दफा रीड करके अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बना लें इस टॉपिक के बारे में। और दूसरा, ये वाइवा में कुछ एक्सटर्नल्स या इंटरनल्स होते हैं जो वाइवा में इसको बहुत जोर से बहुत ज्यादा इसे डिटेल से पूछते हैं इससे। तो वाइवा के लिए तो प्रिपेयर करना है, रिटर्न के लिए इसको इतना रीड करें अच्छे तरीके से कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता हो कि इससे क्या रिलेटेड है। एक दफा रीड करके कॉन्सेप्ट जरूर बना लें। अच्छा, और अगला बायोकेम का ही सवाल है कि वो कह रही हैं कि जो आपका प्लान है वो ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो यहाँ पर आप भेज दीजिएगा ग्रुप में, अपने प्लान में रीड किया है, ताकि ठीक है, लोगों को जो हाँ है वो वो मैं शेयर आसान कर दूंगी कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, ये बायोकेमिस्ट्री वाला, तो आप वहां से देख के ग्रुप कर लेना। और ये काफी अच्छा है, में शेयर। इसे शेयर करेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा प्रॉपर यूएचएस का। एनाटॉमी में ओरिजिन इंसर्शन जब मसल की लिखनी है तो डायग्राम बनाना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, एनाटॉमी किसके वास्ते ही जनरल सवाल ये, इसका एनाटॉमी में ओके, नहीं एनाटमी में होता। इस तरह होता है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है कि अगर डायग्राम बनानी है वहां तो बनाना है। ओरिजिन इंसर्शन में डायग्राम बनानी बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, टेबल ही वो टेबल फॉर्म में ही पूछते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है किसी और तरीके का जहाँ पे आपको डायग्राम बहुत अच्छी बनानी आती है, आपके पास टाइम भी है, तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आप बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं मांगी हुई और अगर टाइम कम है और आपको सही बनानी नहीं आती, गलत बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे, सही बनानी आती है तो बना लो, लेकिन अगर नहीं बनानी तो बेशक ना बनाओ। सॉफ्ट टिश्यूज में कोशिश करो बना लो, लेकिन इस तरह मसल इंसर्शन और रीजन में इतनी परफेक्ट बनती भी नहीं है डायग्राम, तो फिर यहाँ रहने दो। मैमूना से सवाल है, कैन वी डू फ्रॉम द अपेंडिक्स ओनली गिवन इन पीडी फॉर क्रॉस? जी, आप बीडी से क्वेश्चन मतलब नर्व्स कर लें आराम से, इजीली कवर हो जाती है, क्योंकि ना जो बाकी मतलब अगर केएलएम वगैरह से, केएलएम में टेबल्स हैं और बीडी में अपेंडिक्स है, मैं ये सजेस्ट करूंगी क्योंकि बाकी पूरी बीडी में चीजें जो नर्व्स है ना हर टॉपिक में छोटी छोटी लिखी हुई हैं, तो जब आप अपेंडिक्स से करते हो तो वो इजीली हर टॉपिक की मतलब सारी इकट्ठी लिखती हुई है, तो आपको वहां से हर टॉपिक का पता खुद ही चल जाता है कि इस टॉपिक में मतलब लाइक अगर आप फ्रंट ऑफ थाई में है तो कौन सी नर्व्स हैं, अगर आप अपर लिम्ब की भी ऐसे ही अपेंडिक्स बनी हुई है वहां से करें तो उसकी भी लाइक जो मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है, ये सारी नर्व्स मिक्स भी हो जाती हैं, तो वहां पे जब अपेंडिक्स में आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली कवर हो जाती है। अच्छा, एमब्रियो के लिए ऐसे है कि लाइक भी कर सकते हैं, वो भी इनफ है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज है ना वो फिर केएलएम से ही आते हैं,
तो क्योंकि वो रिकमेंडेड भी है और लैंगमैन भी अच्छी बुक है। लेक भी अच्छी है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कवर हो जाएगा। लेकिन क्लिनिकल्स को अगर आप एक दफ़ा KLM से देख लें, जो गाइडलाइंस में स्पेशली इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, वो सिर्फ KLM से देख लें। KLM में ऐसे है कि थोड़ा स्कैटर्ड सा क्लिनिकल लिखा हुआ है, जैसे आपको बताया जाएगा कि 2% है, मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में कम है, और इस तरह वो चीज़ें रहने दें। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करके उसको लाइक पे लिख लें अगर आपके पास थोड़ा टाइम है। 1-2 दिन लगेंगे आपको, आप सारे क्लिनिकल्स जो हैं वो KLM से देख के तो आप शुरू कर लेंगे अपनी लाइक पे। तो इस तरह आपका, और अगर KLM नहीं करती तो आप अपनी लाइक को पढ़ने के बाद शर्जील को एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि शर्जील जो है वो KLM की छोटी बहन है, जैसे फिरदौस गाइटन की है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो KLM वाली शॉर्ट करके लिखी हुई हैं, तो आपको वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी। अब आप देखें आपने कौन सा तरीका चूज करना है। बायोकेमिस्ट्री के लिए फाइक और सतिया इनफ है? सवाल है आयशा मुजीब का। फाइक का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी भी फाइक ना पढ़ी ना देखी। सतिया ये है कि अगर आपने सिर्फ पास होना है, तो सतिया कर ले, सतिया से बंदा आराम से पास हो जाता है। लेकिन एमसीक्यूज होते हैं वो तीनों बुक से मिक्स्ड होते हैं, लिपन, हार्पर, सतिया, इनके मिक्स्ड एमसीक्यूज आते हैं। एग्जाम में भी एक बुक से सारे एमसीक्यूज नहीं बनाएगा, हार्पर्स की लाइंस भी होंगी। लिपन, हमारा जो प्रॉफ आया था फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे ज्यादातर लिपन की लाइंस थी। अब एग्जामिनर की मर्जी है वो किस बुक को चूज करता है। तो अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है तो सतिया पढ़ लें पूरी। लेकिन अगर बहुत अच्छे नंबर से पास होना है तो, या बहुत अच्छे नंबर से डिस्टिंक्शन लेनी है, तो फिर उसके लिए तीनों बुक्स को लेके चलना पड़ेगा। जिस गाइडलाइन के मुताबिक मैंने बताया है उसको फॉलो करें। तीनों बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी अपने बायोकेमिस्ट्री के लिए। यूएचएस का सिलेबस किसी एक बुक में कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, तो लेके चलनी पड़ेंगी आपको ये बुक्स। सादिया के पास सवाल है, हिस्टो स्लाइड्स कैसे करनी है? अच्छा, हिस्टो स्लाइड्स करने के ना 2 तरीके हैं। जब आप लैब्स में जाएँ, या तो आप कैमरे के ज़रिए से माइक्रोस्कोप में पिक्चर्स ले लें और उन पिक्चर्स को ज़ूम कर के की पॉइंट्स बनाएँ कि अच्छा इसमें ये है तो ये इस चीज़ की स्लाइड है। आप 2 दफ़ा अगर उनको निमोनिक्स बना लेंगे ना तो आपकी स्लाइड्स ईज़िली हो जाएँगी। मेरी 10 बाय 10 में मुझे कोई स्लाइड ऐसी नहीं थी जो हिस्टो में आती नहीं थी। मेरी सारी स्लाइड्स ठीक थी। तो यानी मुझे आती, मैंने आइडेंटिफाई भी किया और इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी लिखे विद इन टाइम। तो और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप उस तरीके से नहीं आपको पता चल रहा, आप माइक्रोस्कोप आपको नहीं पता चल रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में देखने की बजाय जो स्लाइड डायरेक्ट रखी हुई है उस स्लेट के ऊपर, जिसको फोकस किया गया है, उस स्लाइड के ऊपर देख लें आपको, क्योंकि डिफरेंट स्लाइड्स होती है ना, तो वो उनका डिफरेंट कलर भी होता है, तो उसको भी आप पहचान सकते हैं। अब ये 2 तरीके हैं, आप या तो उन पिक्चर्स को बना लें या फिर दूसरे तरीके से कर लें कि उस स्लाइड को डायरेक्ट देख के उसकी कोई निमोनिक या कोई आप निशानी वगैरह रख लें कि अच्छा ये इसका ये कलर था और इस तरह की थी, तो ये इस चीज़ की स्लाइड है। अच्छा, आपसे इस सवाल है, स्पेशल एम्ब्रियो मैंने बहुत कम पढ़ी है, जना फातिमा फरमाती हैं, लाइक ओनली सम चैप्टर्स, उसके हवाले से गाइड कीजिए कि दिस टाइम शर्जील और KLM स्पेशल एम्ब्रियो के लिए। स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी ऐसे है कि मैंने पहले दफ़ा उसको KLM से ही किया था, लेकिन मैंने KLM से ना शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और हमें स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में से कुछ भी नहीं आया था हमारी दफ़ा एग्जाम में। लेकिन कभी कभार आ जाता है, इसलिए उसको करना भी ज़रूरी है। तो आप 2 तरीके हैं, या तो आप KLM पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स खुद हैंड रिटन बना लें, क्योंकि स्पेशल है भी थोड़ी सी, तो या फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स हाथ से नहीं बनाने तो आप KLM से पढ़ें और उसको डायरेक्ट बात शर्जील से रीड कर लें, तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शर्जील कोई भी सब्जेक्ट आप शॉर्ट बुक डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ कभी भी नहीं आती। अगर आप याद कर भी लेते हैं ऑन स्पॉट आपको याद रहेगा, आपको बाद में भूल जाएगा। इसलिए आप अपना पहले बड़ी बुक से कंसेप्ट बनाएं और उसके बाद आप छोटी बुक पे फिर बेशक मूव कर जाएं, क्योंकि आपने एक दफा कंसेप्ट बनाया होगा तो आपको भूलेगा नहीं। अब आप देख लें आपने किस तरीके से करना है कि KLM डायरेक्ट पढ़ के शर्जील पे शिफ्ट करना है या फिर आपने अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। समवन सेड रेड कलर यूज नहीं करना पेपर में, सो आर्टरीज किस कलर से बनानी है? अरोमा आप बता दें, इनको थोड़ा गाइड कर दें पेपर के बारे में।
पेपर में वैसे रेड कलर लिखने के लिए मना किया होता है कि कुछ हैंड रिटन कोई भी चीज़ आपने रेड कलर से नहीं लिखनी। तो आर्टरीज अगर बनानी, एग्जामिनर को इतना तो पता है कि डायग्राम बनी हुई आर्टरीज हैं तो रेड कलर से बना दे बेशक, और लेकिन बेहतर है कि ना ही बनाए उसको, किसी रेड कलर से बना दें, या फिर नहीं बनानी तो ब्लैक कलर से बेशक बना दे, बस आप लेबल करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि ये आर्टरी बनी हुई है। लिखने से मना है रेड कलर से, डायग्राम से मना नहीं है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के लिए सिर्फ फिरदौस इनफ है? आई विल नॉट रिकमेंड फिरदौस, क्योंकि मैंने पर्सनली फिरदौस को देखा, उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो डेफिसिट हैं, आप वो मत करें। या आप डाइफोर्स की समरीज कर लें, या फिर आप लाइक पे उसको खुद शॉर्ट कर लें, या अगर आपके कॉलेज में कोई कॉपी लिखवाई गई है जिसमें मैम लिखवाती हैं, या बनी बनाई कोई कॉपी है जिसमें पहले से प्रिंटेड है वो कॉपी, आप वहां से कर लें। लेकिन फिरदौस नहीं। अगर आपने बिल्कुल पास ही होना है तो फिर आप बेशक फिरदौस पढ़ लें। बाकी दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री को ना करने का एक और भी तरीका है। जब आप डायग्राम करते हैं ना, अब डायग्राम पे बिल्कुल फोकस करें, उसके न्यूक्लियाई कैसे बने हुए हैं, उसमें सेल कौन सा यूज हुआ है, सिक्वेमस है, कोलमनर है, उसमें सीलिया है या नहीं है, और फाइब्रस है, कार्टिलेज है। अगर आप उस डायग्राम को ही अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपको कोई क्वेश्चन आता है आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, अगर आपने डायग्राम्स बहुत ज्यादा अच्छे से की हुई है तो। बाकी फिर आप फिरदौस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपके पास बिल्कुल ही कम टाइम है, बिल्कुल है ही नहीं है टाइम, और आप फिर उस टाइम पे आप पैनिक मत करें। आप ये मत सोचें कि मेरे सीनियर ने तो बोला था कि आप फिरदौस कर ही नहीं सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। तो एंड पे आपके पास अगर टाइम ही नहीं है तो आप पैनिक करने की बजाय फिर फिरदौस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, जैसे कि अब आप लोगों के पास बहुत टाइम है, 2 महीनों से भी ज्यादा टाइम है, तो आप कर सकते हैं किसी और बुक से। जैसे या तो आप समरीज वाली बुक ले लें जो डाइफोर्स है, या फिर दूसरी कर लें लाइक को शॉर्ट कर लें। एम्ब्रियो में लैंगमैन्स पढ़ सकते हैं? लैंगमैन भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। और केएलएम तो फिर बहुत ही अच्छी बुक है, और लेकिन लैंगमैन भी बहुत अच्छी बुक है। आप दोनों बुक से कर सकते हैं जिससे आपका सवाल आ रहे हैं रिलेटेड के जी डिवाइड को कोर्स कैसे करना है, कोर्स को डिवाइड कैसे करना है 30 दिन में, और रिवीजन के लिए हमारा क्या पैटर्न होना चाहिए। तो थोड़ा सब्र कर लें, जो ये एक जनरल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर कोई ख़त्म हो जाते हैं हमारे, तो हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि रिवीजन पैटर्न किस तरह से बनाना है, और फिर 30 दिन में आप कोर्स को किस तरह से कवर कर सकते हैं। अगर किसी का कोई स्पेसिफिकली कोई सवाल है किसी चीज़ के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। और ये ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे, कोशिश करेंगे कि हम ग्रुप में शेयर कर दें जो भी प्लान है हमारा। चलें जी, स्पेसिफिकली कोई सवाल नहीं है तो अब हम इसी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि जी कोर्स को रिवाइज कैसे करना है। तो तंजीला आप ज़रा इसके बारे में बता दें। आपने कोर्स कैसे रिवाइज करना है, इसके लिए मेनली यही है कि आप अब फॉर एग्जांपल गाइडन आपने पढ़ी है तो उसमें आपने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए होंगे, डायग्राम्स को स्टडी किया होगा, ग्राफ्स को स्टडी किया होगा, अपने पॉइंट्स लिखे होंगे, हाइलाइट्स किया होगा, तो आपके पास वही समरीज एनफ होंगी उन्हीं को रिवाइज करने के लिए। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है करने के लिए। तो इसी तरह आप एनाटमी का भी कर सकते हैं, जो आपने किया हुआ है सारे मेन पॉइंट्स अगर आपने अपनी बुक पे पॉइंट आउट किए हुए हैं या अलहदा से बनाए हुए हैं, तो आप उन्हीं को रिवीजन के लिए उसी को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप शुरू से लेकर दोबारा से स्टार्ट करें और सारा फिर से करें। तो आपने जो कंसाइज अपने लिए प्रिपेयर किया हुआ है वही आप रिवाइज करेंगे। क्लिनिकल्स को लर्न करने का इजी वे बता दें। इसका तो कोई तरीका नहीं होता, वैसे आपने पढ़ के क्लिनिकल याद करने, पकड़ पकड़ बम में बहुत नहीं हो सकता जो क्लिनिकल को याद हो जाए। और बीडी में कुछ दिए होते हैं, निमोनिक्स दिए होते हैं, वो भी हम देख सकते हैं अगर कोई आपके काम आता है। तो क्लिनिकल जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे याद होंगे। तो उसका कोई इजी वे नहीं है, कोई डिफिकल्ट वे नहीं है। कोई जिस तरह से क्लिनिकल है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप उसकी तस्वीर जो है वो गूगल कर लें उस क्लिनिकल की,
और उसके रिलेटेड जो है वो थोड़ा बहुत आप इंटरनेट पे जाके पढ़ लें, ताकि आपकी वो ब्रेन में इमेज बन जाए कि ये क्लिनिकल इस तरह से है। बाकी जो क्लिनिकल जिस तरह से बुक में दिया हुआ है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो वो आपका क्लियर नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जी, हाउ टू डिवाइड होल कोर्स इन 30 डेज। इसके लिए थोड़ा बहुत अभी कोई बताएगा, लेकिन वैसे हम ग्रुप में इसको टोटली सेंड कर देंगे कि आपने 30 दिन में किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करना है। तो महमूना, आप ज़रा थोड़ा बहुत बता दें इनको ओवरऑल कि आपने किस तरह से 30 डेज में सिलेबस को डिवाइड करना है। देखिए, जैसे कि हमारे पास 3 बुक्स होती हैं, एनाटॉमी, बायोकेम और पीसीओ। तो इसके लिए ना सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि ना आप 30 दिनों में से ना देखिए एनाटॉमी का पोर्शन ज्यादा होता है, क्योंकि एनाटॉमी की मेनली बुक्स भी ज्यादा होती हैं। तो जो एनाटॉमी है ना उसे आप रखें लास्ट 10 डेज पे। दरमियान वाले जो 10 डेज हैं उन पे आप रखें फिजियो। और अगर आप फिजियो बायोकेमिस्ट्री का ये है कि आपको अगर फिजियो इजी लगती है तो आप उसे दरमियान में लें, अगर आपको बायोकेम इजी लगती है तो उसे दरमियान में लें। अगर आप देखिए बायोकेम के मेनली जो है ना, अभी इन्होंने बताया कि जो मेन चैप्टर्स हैं आपने पहले वो मेन करने होते हैं। वो मेन आप अगर मैक्सिमम 7 डेज में भी अगर आपने पहले अच्छे से तैयारी की हुई है ना, तो 7 डेज में इजीली बायोकेम रिवाइज होती है। ठीक है, 7 डेज में आप बायोकेम रिवाइज करें। उसके बाद आ जाते हैं फिजियो की तरफ। फिजियो में ये है कि आप 8 डेज से लेके आगे आपने क्या करना है, पहले मतलब ब्लड कर लें। उसके बाद और मैं ना ये कहूंगी कि ना ये जो सर्कुलेशन है ना, सर्कुलेशन को पहले कोई ना करे, इसे ना एंड वाले टॉपिक्स पे रखें। पहले आप रखें ब्लड करें, ब्लड के साथ फिर आप नर्व एंड मसल करें, और उसके बाद फिर आपने हार्ट करना है। हार्ट करने के बाद सर्कुलेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों ने गाइटेंस से करने हैं वो आप कर लें। बाकी दरमियान वाला जो फिरदौस का पार्ट है ना उसे एंड पे रखते हैं। गाइटन वाले टॉपिक जैसे कि शॉक वाला चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा आपका शॉक के बगैर होता ही नहीं है, और अक्सर बच्चे इसी शौक को मतलब फिरदौस से करके जाते हैं और रह जाते हैं। तो आपने मतलब जो है ना शौक, वो तो गाइटन से मस्ट मस्ट करने में मतलब हमारी जो इंटरनल मेंस ने तो गाइटन के शौक इतने पसंद थे ना कि हमारे सारे वाइवास में उन्होंने सुने, हर बच्चे से सुने शौक से। तो आपने फिर ये करना है कि ब्लड कर लिया, हार्ट कर लिया। तो देखिए अब अगर आपने पहले अच्छे से किया हुआ ना, तो ब्लड के लिए आपको मैक्सिमम 2 डेज चाहिए। हार्ट के लिए एक दिन में हार्ट के 3 से 4 चैप्टर्स हैं वो आराम से इजीली कवर हो जाते हैं, क्योंकि ईसीजी वाला जो चैप्टर है ना उसके अंदर से आपने कुछ भी नहीं करना होता। मेनली उसके अंदर जो डीपोलराइजेशन है, वो वाली जो कर्व है, ग्राफ्स बने हुए हैं, वो तो आपने छोड़ ही देने होते हैं। स्टार्ट वाली 2-3 चीजें करनी होती हैं जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ईसीजी की कर्व्स कैसे बनती हैं, क्यूआरएसपी, ये पोटेंशियल्स कैसे होते हैं। वो चीज ये हार्ट एक दिन में आराम से हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा। तो मैक्सिमम ये होगा कि आपके ना मतलब अगले 9-10 दिन लगा लें, मतलब 7 से लेके अगले 17 दिन तक ना आप फिजियो आपकी इजीली कवर होती है। माइनर टॉपिक्स आपने ना इन्हें कि ना जो माइनर टॉपिक्स है ना उन्हें दरमियान में जैसे आपको थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है पढ़ाई के दरमियान, तो उन्हें जैसे कि सेल है, सेल के अब 2 मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जो मेनली आपके पास हैं तो उन्हें करें ब्रेक के तौर पे। उन्हें दरमियान से थोड़ा थोड़ा बहुत गो थ्रू करते जाएं, उन पे टाइम जाया नहीं करें, क्योंकि आपने वो पहले किया है, उन्हें बस इतना ज्यादा कोई नहीं, मेन टॉपिक्स अपने ज्यादा रखें। फिर उसके बाद आ जाते हैं एनाटॉमी, जो सबसे ज्यादा। एनाटॉमी का ये है कि ना सबसे पहले आपने करनी है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब और उसके साथ अपनी एक शॉर्ट बुक रखें। अगर आप करते हैं हिस्टो करनी है आपने, हिस्टो का इजी वे जैसे अभी उन्होंने बताया कि आप सुबह उठने के बाद डायग्राम करें। डायग्राम ना अक्सर कॉलेजेस में मैंने देखा है कि वो ये यूं बनवाते हैं कि उसमें सब कुछ ही होता है, आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने डायग्राम अच्छे से रखी हो ना तो मतलब समझो आपको फिर दोस्त कहते हो आप हिस्टो कर जाओगे आराम से। तो हिस्टो और उसके साथ अगर आप पहले 5 दिन भी अपर लिम्ब को दें इनफ है। अपर लिम्ब को दें, ये आपके हो जाएंगे मतलब 22 डेज अपर लिम्ब तक। उसके बाद आपके पास आगे बचते हैं हमारे पास जो मतलब 7 डे मतलब 8 डेज बचते हैं 30 डेज में से। तो आगे आपने करनी है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के भी वही मतलब आप दे दें उसे 4 दिन, क्योंकि लोअर लिम्ब का ये है अगर आपने अपर लिम्ब अच्छे से की होती है ना तो लोअर लिम्ब का ये है कि इसके अंदर से आपको ना मोटी मोटी चीजें करनी होती है। अपर लिम्ब में फिर भी कुछ रिलेशन है, लोअर लिम्ब में तो रिलेशन है ही नहीं। अपर लिम्ब में जैसे एक्सिलरी नर्व के
एक्सिलरी आर्टरी की रिलेशंस करने पड़ते हैं। लोअर लिम्ब में तो बिल्कुल ही रिलेशंस नहीं है ना। तो लोअर लिम्ब में आपको मोटी मोटी चीजें करनी होती हैं, लाइक पोप्लिटेयर फोसा है और ये सारी चीजें मोटी मोटी करके ये 4 दिन में मैक्सिमम, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम भी लगाना है तो 4 दिन में आराम से हो जाते हैं। दरमियान से डिवाइड कर लें, लाइक 2 दिन में आपने अगर वो करनी है, क्या कहते हैं उसे, 2 दिन में आप मतलब फ्रंट बैक मीडियल थाई कर लें, लेटरल थाई अगले 2 दिन में कर लें। तो जॉइंट्स को आप एंड वाले दिन, वो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स के आप 9 पॉइंट्स करें, आराम से आपके जॉइंट्स कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आगे आपके पास बचते हैं 4 दिन और। तो इसके अंदर आपने मेनली करनी है, अब आपके पास जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को अच्छे से करना है। हिस्टो आपने साथ साथ करते जाना है, क्योंकि हिस्टो तो मतलब कंटिन्यूसली आपके साथ साथ रोज की एक डायग्राम होती है, वो आराम से हो जाती है। और मतलब आपने अगर आप जैसे निश्तर में या हमारे कॉलेजेस में ये किया जाता है कि नोटबुक्स लिखवाई जाती हैं, तो आप नोटबुक्स कर लें, इनफ है। अगर आप नोटबुक्स नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें कि हिस्टो डायग्राम के साथ जैसे आप मैनुअल की समरीज कर लें। अगर आपने लाइक से शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है तो लाइक की वो समरीज कर लें। उसके बाद जो आपके पास लास्ट 2 दिन बचेंगे, अब आपने मतलब 2 दिन में एम्ब्रियो तो कर ही लिया ना, तो लास्ट जो 2 दिन बचते हैं उसके अंदर आपने 2 दिन में ना मेनली क्या होता है, एनाटमी ही रिवाइज करनी होती है। तो आपने क्या करना होता है इसकी, मतलब अब अपर लिम्ब से आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि एनाटमी ऐसी चीज है जिससे ना मतलब एक किस्म का रट्टा ही होता है, क्योंकि इसमें कोई इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आपको डायग्राम्स याद होंगी ना, लाइक पोप्लिटेयर फोसा, आपने डायग्राम अच्छे से याद करनी है कि इसके लेटरल बॉर्डर कौन से बनाते हैं और मीडियल बॉर्डर्स कौन सी चीज बनाती है, बेस कौन सी चीज बनाती है, एपेक्स कैसे बनती है इसकी, और ये किस जगह लाया होता है। तो मैं आपको ना इसका मेनली इस चीज सजेस्ट करूँ, जब आप चीज करो ना तो उसे अपने बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करो। लाइक पोप्लिटेयर फोसा है, आपकी नी की बैक साइड पे होता है, कैसे होता है, ये आपका कौन सा मसल है, अपनी बॉडी पार्ट्स पे आप जब आइडेंटिफाई करोगे आप चीजें भूलोगे नहीं। लाइक आपकी जो ट्रायंगल, आप लंबर ट्रायंगल है, और ये सारी जो ऐसे आप अपने बॉडी पार्ट्स पे ज्यूम करोगे ना, तो ये चीज, ये एक तरीका है। और मसल इंसर्शन का जो भूल जाता है, तो उसका ये एक इजी सा तरीका है कि आप वो जो है हमारी एटलस है, एटलस खोलें, एटलस की डायग्राम्स को अच्छे से देखें। डायग्राम ना मतलब जो आपकी विजुअल मेमोरी होती है ना, वो ज्यादा आपकी लॉन्ग लिविंग होती है। वो बाकी आपको पढ़ाई और जो विजुअल आप जब एक चीज को विजुअलाइज करते हैं ना, वो लॉन्ग लिविंग होती है। तो उससे आपको इजीली चीजें याद हो जाती हैं। अब आपने एक दिन में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, दूसरे दिन में और एम्ब्रियो साथ साथ रिवाइज कर जानी, मतलब लास्ट 2 डेज आपके पास है कि आपने मोटी मोटी चीजें रिवाइज करनी है। उसके अंदर आपने वो नहीं देखने के फिर एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस नहीं देखने बैठ जाना, फिर ये नहीं देखना कि पोप्लिटेयर नर्व के आगे क्या है, पोप्लिटेयर नर्व के पीछे क्या है, नहीं देखना है आपने। पोप्लिटेयर फोसा में 3 चीजें हैं जी, नर्व है, आर्टरी है, वेन्स है, कौन कौन सी है, बस नाम याद करो, आगे निकलते चले जाओ। ये आपके लास्ट डेज की रिवीजन ये होती है। लास्ट डेज में आपने ये नहीं करना होता है कि लाइक मीडियल फ्रंटल नर्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ये जो हमारे पास पाँव में है, ये कहाँ से डिवाइड हो रही है। आप अपने बॉडी पार्ट्स पे किसी को आप पढ़ाओ इजीली, मतलब लाइक मैंने ये किया था कि लास्ट जब मैं तैयार करती होती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, हम लोगों ने काफी अच्छे से मतलब एक दूसरे को पढ़ाने से मैंने लोअर लिम्ब अच्छे से की हुई है। आप पढ़ाओगे आप इजीली कर जाओगे। अब पढ़ाने से ना ये चीज होती है कि आपका ना जो मतलब कुछ चीजें होती हैं जो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे होते, आपके साथी को ज्यादा अच्छे से, फेलो को अच्छे से समझ आ रही होती है, तो वो आपको अच्छे से समझा पाता है। तो फिर ये होता है कि कंबाइंड स्टडी का यही फायदा होता है। मेडिकल में यही तो मजा है कि आप जब हॉस्टल्स में होते हो, दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी हो रही होती है। मेनली चीज जो हमारे पास लैकिंग है ना हम लोगों में, वो एक जेलेसी फैक्टर्स आ जाता है। तो इस चीज को कम करें जरा, और आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह मतलब करेंगे, आई होप सो। बाकी मतलब ये स्टडी प्लान वैसे ही मोहम्मद भाई भी शेयर कर देंगे 30 डेज का, लास्ट 30 डेज का कि कैसे करना है। मैंने ऐसे किया था जब मैंने आपको बताया, बाकी आप लोग भाई भी शेयर कर देंगे, वो भी देख लीजिएगा, और आप अपने हिसाब से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह फिर सबको जैसे आपको इजी लगे, जो चीज एक मुश्किल लगती है उसे सीखें, और एक बाकी छोटा अल्लाह सा ताला के साथ। सवाल एक छोटा सा सवाल का जवाब देते हैं फिर खत्म करते हैं, ये ना टाइम काफी हो चुका है। क्या आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स की कंप्लीट डिटेल्स करनी है या जस्ट नेम्स? तंजीला, देख ना आप बता दें फिर तंजीला, आई थिंक। देखिए जी, जो आर्ट आर्टरीज है ना, मैंने जैसे आपको पहले भी कही,
पहले भी बता रही क्या है कि रोमा आर्टरीज की ना जो रोमा है बता रही। अपेंडिक्स से नर्व्स और आर्टरीज। ओके, आर्टरीज और वेन्स नर्व्स का इस तरीके से होता है कि आर्टरीज की ज़्यादातर ब्रांचेस पूछी जाती हैं। कोर्स कुछ कुछ आर्टरीज का होता है, जैसे ब्रेकियल आर्टरी है, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती हैं, जो बिल्कुल मेन आर्टरीज हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बिल्कुल मेन आर्टरीज होती हैं, उनका कोर्स याद रखना होता है कि किस तरीके से जा रहे हैं। कौन सा कोर्स करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, लेकिन बहुत कम कोर्स आता है। ज़्यादातर ब्रांचेज आती हैं और वो किस चीज़ से कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, एक्सटेंड, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और ब्रांचेस। आर्टरीज का मेनली यही आता है। वेन्स आती तो कम है, और अगर वो आ भी जाती हैं तो उनमें ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं वेन्स की, ज्यादा डिटेल वेन्स की नहीं पूछी जाती। नर्व्स का ये होता है कि नर्व्स का कोर्स भी इस तरीके से होता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई है और एंड कहाँ पर हुई है, कहाँ जाकर उन्होंने ब्रांचेस दी हैं और बाकी उनकी ब्रांचेस। तो अगर आपने जो ये अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में जब एक दफा आर्टरीज और नर्व्स कर ली है बुक के अंदर से, तो उसके बाद अपेंडिक्स है बीडी के बिल्कुल लास्ट में। तो अगर उससे करोगे तो बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक हर आर्टरी कहाँ कहाँ ब्रांच लेके क्या क्या बनती जा रही है और कौन सी नर्व कैसे कैसे आ रही है बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि हैंड और आर्म में एक चीज ये है कि आधा आधा लिखा हुआ है, एक ही नर्व को आधा हैंड में लिखा हुआ है, आधा फोर आर्म में लिखा हुआ है, आधा आर्म में लिखा हुआ है, तो इस तरह वो याद नहीं रहती। जहाँ से अंदर से थ्योरी पढ़ के जब अपेंडिक्स पर आओगे तो वो सारी डिटेल एक साथ ही उन्होंने लिखी हुई है, हैंड, फोर आर्म और आर्म की, तो अच्छे तरीके से हो जाती है। आर्टरीज और नर्व्स एक दफा अंदर से करने के बाद अपेंडिक्स और बीडी से। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, और जूनियर्स जो हैं जितने भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सेशन सुना। अगर नहीं सुना तो बाद में सुन लीजिएगा, सेव हो जाएगा, आपके कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैमूना, तंजीला, सादिया और अरोमा, आपका। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी तैयारी के लिए लाजमी है वो है आपका यकीन खुद पर और अल्लाह पे। आपने नहीं पढ़ा एक लफ्ज़ भी अब तक, आप नहीं तैयार हुए, तो अब अपने आप को तैयार करें, बहुत टाइम है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, बहुत टाइम है आपके पास। तो आप पढ़ना स्टार्ट करें, गाइडलाइन सीनियर से लें, और जिस यूनिवर्सिटी का जो सीनियर है, मिसाल के तौर पर अगर मैं निश्तर से हूँ, तो निश्तर का जूनियर मेरे पास आता है कि भाई मुझे गाइड करें, तो मैं उसको अपने हिसाब से गाइड करूँगा। लेकिन ये एक जनरल सेशन था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो यूएचएस के अंडर हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें। तो होप कि ये सेशन आपके काम आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। आखिरी बात वही कि अपनी नमाजें पूरी रखें, अल्लाह की मदद को साथ साथ लेकर चलें, माँ बाप का अदब करें, और उनकी जो है वो डिसरिस्पेक्ट ना करें। ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि आप लोग जो है वो रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं, अमल किस तरह से कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसी तरह से नवाजेगा। आप लोग खुद अच्छे रहें, इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रखें, और अपने दोस्तों की मदद करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि जितनी आप मदद करेंगे आपका इल्म बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पे यकीन रखें, खुद पे यकीन रखें, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके पास बहुत टाइम है। तो शुक्रिया बहुत बहुत इसके लिए, और वंस अगेन थैंक्स टू मेडिको स्टडी कॉर्नर। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।